नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं क्लासेस में। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें दोबारा से याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। और अगर कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए हैं उस समय, कोई भी ऐसी बात जो हम नहीं समझ पाए तो वो दोबारा जान जाएं, समझ लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें। और एग्जाम से पहले जो अपडेशंस हो उनको भी रिवाइज कर लें, एक बार चेंज कर लें, अपडेट और अपग्रेड कर लें। तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेगमेंट को लेकर, यानी बैंकिंग पूरा सिस्टम जो चलता है हमारा, उस बैंकिंग सिस्टम को लेकर मैं आज की क्लास में आप लोगों से बात करूंगा। और आप लोग साथ में इन्वॉल्व रहेंगे, बताएंगे मुझे, और जो जानकारी अगर आप चाहेंगे तो पूछेंगे भी साथ में कि भाई इस बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगती हो जो गलत हो, यानी जहां पर आपको लग रहा हो कि भाई ये अपडेट होने की ज़रूरत है, या मैंने कहा कोई क्वेरी आपकी है, सवाल आपका है कोई, तो वो ज़रूरी है। तो चलिए भाई शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेगमेंट को लेकर रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, बैंक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पहली बात तो यही है कि बैंक के फंक्शंस को लेकर हम बात करते हैं कि बैंक क्या चीज होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, देखो जब हम किसी को भी बैंक के रूप में डिफाइन करते हैं तो पहली बात वो कोई कंपनी होती है, यानी वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, वित्तीय संस्थान होता है। और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे वित्तीय संस्थान जो हमारे पैसे को जमा भी कर लेते हैं, यानी जमा को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर हम जमा करते हैं तो वो जमा स्वीकार करते हैं, और हम अगर लोन लेते हैं तो वो हमें लोन भी देते हैं, यानी एडवांस देते हैं, ऋण देते हैं बेसिकली। तो जो ये दोनों काम करता है, जमा करता है, ऋण देता है, और साथ में देखो जब हम कोई भी पैसा बैंक में जमा करेंगे तो वो पैसा घूम कर कहां आएगा बताओ? मार्केट का पैसा बैंक में जमा हुआ, यानी मेरा और आपका पैसा, हम बाजार में ही है बेसिकली। और यही पैसा बैंक ने फिर किसी और व्यक्ति को लोन दे दिया, किसी कंपनी को लोन दे दिया, फिर वो पैसा मार्केट में आ गया दोबारा से बैंक के थ्रू होकर, फिर वो पैसा बाजार में कहीं खर्च होगा, किसी काम में लगेगा, फिर वो किसी न किसी की इनकम बनेगा, फिर बैंक में जाएगा, फिर वो घूम कर आएगा, यही चलता रहेगा बैंक का पैसा। इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं साख सर्जन। तो बेसिकली साख या क्रेडिट एक ही मतलब होते हैं। तो बैंक का काम जमा करना, ऋण देना और साख सर्जन करना भी है, क्योंकि बेसिकली जो मार्केट में पैसे का फ्लो हुआ है वो करा तो बैंक ने ही है ना, जो हमसे जमा करके लोन दिया था उसके माध्यम से। तो ये बात हम याद रखिए, इन इंस्टीट्यूट को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर हम इसकी बात करें सर, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, ग्रामीण बैंक भी हैं, विदेशी बैंक भी हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बैंकों की सरकारी होने की। तो अगर मैं आपसे कहूं हमारे देश में जितने बैंक हैं वो सरकारी भी हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, वो देश में हमारे बैंक सरकारी हैं। लेकिन कितने बैंक सरकारी हैं? तो देखो एक बात याद रखना, 19 जुलाई 1969 के दिन, याद करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने बताया हुआ है। इस दिन हमारे देश में 14 बैंक सरकारी बनाए गए, और जिन 14 बैंक को सरकारी बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और यह शर्त रखी गई कि वो बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए इससे ज्यादा होगी, जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए होगी या इससे ज्यादा होगी, बेसिकली वो बैंक जो हैं ही राष्ट्रीयकृत होंगे, सरकारी होंगे, बोलो हाँ या ना। और जब दूसरी बार की बात आई तो दूसरी बार में जब हम कहते हैं तो 15 अप्रैल 1980 के दिन ऐसा हुआ, और 15 अप्रैल 1980 के दिन देश में जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी ही थी, और 6 बैंकों को सरकारी बनाया, 6 बैंकों को नेशनलाइज कराया। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्होंने 6 बैंकों को सरकारी बनाया, नेशनलाइज किया 6 बैंक्स को। तो बात समझने की जरूरत है इसमें। आप कहेंगे ठीक है सर, ये बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इस बार की कंडीशन ये रखी कि जिसके पास 200 करोड़ रुपए कैपिटल होगी या इससे ज्यादा, उन्हीं को सरकारी, उन्हीं को नेशनलाइज करेंगे।
तो सवाल है कि नेशनलाइज करके क्या मिला देश को। देखो, नेशनलाइज करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो ध्यान से समझना। तो आप कहेंगे सर, एक तो ये कि यहां पर जो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक में हम जमा करते हैं वो बढ़ गए। डिपॉजिट क्यों बढ़ गए? क्योंकि देखो सरकारी बैंक हो गए और सरकारी बैंक लगभग हर जगह पहुंच गए। ब्रांच जो है वो बढ़ गई इसके अंदर, तो बैंकों की जो ब्रांच है वो बढ़ने लगी, बैंकों की जो डिपॉजिट होते हैं वो बढ़ने लगे, और गरीब इंसान भी बैंक से जुड़ने लगा। इसे कहते हैं वित्तीय समावेशन, इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं जिसे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के हर एक व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं देना और बैंकिंग सेवाओं से उन्हें जोड़ना, गरीब से गरीब व्यक्ति को, रिमोट एरिया, दूर दराज रहने वाले को, तो वित्तीय समावेशन होने लगा, बैंकों पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, है ना, और हमारे जो गरीब और पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी ऋण मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको भी ऋण मिलना शुरू हो गया। बताओ भाई। तो इस तरह से आप कहेंगे कि सर ये सारी चीजें हुई, सारे घटनाक्रम हुए, और इसीलिए अगर हम देखें यहां पर, तो ये चीजें मिल जाएंगी हमें, बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के लिए, बोलो हाँ या ना। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर को भी ऋण देने लगे, यानी प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है जो पिछड़े हुए, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आते हैं, गरीब वर्ग आता है, उसको भी लोन मिलने लगे, प्रायोरिटी सेक्टर को ऋण दिया जाने लगा। यानी पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र मैंने बताया है हमेशा आपको, उसमें ऋण दिया जाने लगा। तो ये तो बात घटनाक्रम हुआ बैंकों के राष्ट्रीयकृत होने का, और अभी फिलहाल कई सारे बैंक आप जानते हैं बंद हो गए, मर्ज हो गए। अभी 12 देश में बचे हैं सरकारी। कितने बचे हैं सरकारी आज की तारीख में? 12। एसबीआई है, और उसके अलावा 11 वो जो इंदिरा गांधी जी के समय कराए गए थे। अच्छा, इसी में एक कैटेगरी हम याद रखते हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं। वैसे तो कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि हम कुछ मेन कैटेगरीज को याद रखते हैं, और उन कैटेगरीज में हमें क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर, एक मिलता है आरआरबी, शॉर्ट में कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक के विषय में भी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं भाई। देखो, आज की तारीख में हमारे देश में 28 बैंक ग्रामीण हैं जो हम अपडेट करके पढ़ते हैं, और ये 1 मई 2025 को हुआ था। ये 1 मई 2025 को सरकार की एक स्कीम आई थी, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक, यानी एक राज्य में एक से ज्यादा ग्रामीण बैंक नहीं होंगे, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक। अब ये जो स्कीम लाई सरकार, तो किसी राज्य में 3, किसी में 2, किसी में ऑलरेडी एक ही था, लेकिन जहां एक था वहां एक ही रहा, लेकिन जहां एक से ज्यादा थे वहां एक ही हो गया अब मिलाकर। तो इस तरीके से देश में अब 28 ग्रामीण बैंक रह गए, जिनकी संख्या यानी पहले 43 हुआ करती थी। अब यहां पर याद ये रखना था कि इन बैंकों को बनाने के लिए एक कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। अब इस कमेटी ने कहा था कि हमें अलग से ग्रामीण बैंक बनाने चाहिए, और इस कमेटी की सिफारिश मानकर 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक, जिसका नाम था प्रथमा, हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, जिसका क्या नाम था, प्रथमा बैंक, या प्रथमा ग्रामीण बैंक भी कह सकते हो जिसे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरू किया गया था। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरू किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसके अंदर थी कि इस पूरे बैंक का मैनेजमेंट संभालने के लिए नाबार्ड बना था। जो नाबार्ड वैसे बाद में बना है 1982 में, लेकिन एक इंस्टीट्यूट नाबार्ड बनाया गया स्पेसिफिकली, और ये इसलिए बनाया गया, बताओ।
क्या लगता है आपको? तो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, तो नाबार्ड के विषय में बात हमारी हुई। अब यहां पर याद ये रखना था कि इसमें 50% जो है वो किसका पैसा लगेगा? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार 50% पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, 15% पैसा राज्य सरकार लगाएगी और 35% पैसा एक स्पॉन्सर्ड, एक प्रायोजक बैंक लगाएगा। हिंदी में प्रायोजक, इंग्लिश में स्पॉन्सर्ड बैंक कहेंगे। ये जो पैसा लगाएगा ये कोई ना कोई बैंक होगा। जनरली आप देखो ये सरकारी या प्राइवेट में भी हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका, जम्मू कश्मीर का बैंक, लेकिन वो हो सकता है बिल्कुल। चलिए, तो अब आप कहेंगे सर ये वाली बात तो क्लियर हुई। अब इसी प्रकार हमारे बहुत सारे बैंक बने, पर इतने डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती उनको। स्मॉल बैंक कैटेगरी भी आती है, पेमेंट बैंक भी आते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन अब जितने बैंक हमारे देश में हैं, अगर इन बैंकों के ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप रिवाइज देख करें तो आपको क्या मिलता है? जब इन बैंक के बनने की शुरुआत होती है तो सबसे पहला बैंक बना 1770 में। थोड़ा सा आप मुझे याद करें, दिमाग पर जोर डालकर बताएं कि ये 1770 में जो बंगाल में, कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी कह लीजिए पूरी, उसमें जो बैंक बना था सबसे पहला, वो कौन सा था? तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें जो बना था बैंक, वो कौन सा बना था? बताएं भाई जल्दी से। तो आपको याद आना चाहिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये जो बैंक है ना हमारा, ये इंडिया में बनने वाला, स्टेब्लिश होने वाला पहला बैंक। याद आया आपको कुछ? एक और बात, 1806 में एक बैंक बना था जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल था, जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल था। याद करो। 1840 में एक बैंक बना था जिसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था, और 1843 में एक बैंक बना था जिसका नाम बैंक ऑफ मद्रास था। अब ये जो तीन बैंक हैं अलग अलग, आप देख रहे हो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थे। ये जो तीन बैंक थे, ये तीनों क्या थे बताओ भाई? इन्हें बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी प्रेसिडेंसी बैंक। इन्हें क्या बोलते थे? इन्हें बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों को मिलाकर 1921 में एक नया नाम दिया था, वो क्या था? 1921 में इसी बैंक को मिलाकर, इन्हीं तीन बैंकों को मिलाकर एक नया नाम दे दिया था, वो नाम क्या था बताओ? जब इन तीन बैंकों को मिला दिया एक साथ 1921 में, तो ये तो क्या कहा? तो फिर आप कहोगे सर इसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी का नाम इंपीरियल बैंक रख दिया था, बॉम्बे के अंदर था तब। और इसी का नाम 1955 में फिर से बदलकर क्या रख दिया गया? तो एसबीआई रख दिया गया। लेकिन एक बैंक जो 1894 में बना था और आज भी चल रहा है, वो है पंजाब नेशनल। यानी वो है आज के अंदर देश में काम कर रहा सबसे पुराना प्राइवेट बैंक। यानी अगर आप आज की तारीख में जितने बैंक वर्किंग है उनकी बात कर रहे हैं, तो उन सब में जो सबसे पुराना बैंक और वर्किंग भी है, तो वो है पंजाब नेशनल। एसबीआई 1955 में बना, आज भी चल रहा है, और पंजाब नेशनल भी चल रहा है। पंजाब नेशनल बना तो लाहौर में था उस समय,
यानी अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, लेकिन बाद में इसका ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हुआ और अभी दिल्ली में ही है। बताएं भाई। तो लगभग लगभग बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो यहां पर आपको एक बात सीखने को मिली। तो बैंक बने, उनका इतिहास जरूरी है, बैंक सरकारी हुए वो हमने देखे। अच्छा, अब इसी में हमारे कई इंस्टीट्यूट बने। अब इन इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा नाबार्ड। अब ये आपको याद आना चाहिए कि सर ये नाबार्ड किसके लिए बना था और कब बना था। देखो मैं आपको समझाऊं, नाबार्ड के नाम से ही क्लियर है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास को वित्त करने के लिए, पैसा उपलब्ध कराने के लिए, फाइनेंस या रीफाइनेंस करने के लिए क्या बना था बताओ। तो आप कहोगे सर वो नाबार्ड बना था। और नाबार्ड को बनाने के लिए भी एक कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो वो जो कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था नाबार्ड बनाने के लिए, उसका नाम था शिव रमन। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, नाम क्या रहेगा भाई? शिव रमन कमेटी थी वो जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई नाबार्ड बनाने के लिए। और इसके आधार पर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बन गया था। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बन गया था, जिसका ऑफिस कहां है आप बताओगे मुझे, याद करके बताओ इसका ऑफिस कहां है। और अभी भी यह संस्था काम कर रही है। ये डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देती, यानी डायरेक्टली किसान को नहीं देती है, ये फाइनेंस करती है ना। और ये डायरेक्टली तो ऑब्वियस से नहीं दे सकती, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यहां पर याद रखा आपने, मुंबई में इसका ऑफिस है और अभी केवी शाजी नाम के व्यक्ति वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। फिलहाल कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। एक संस्था बनी जिसका नाम है सिडबी। अब इसका मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, यानी जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है देश के, लघु उद्योग हैं, एमएसएमई कहते हैं जिन्हें, उन लघु उद्योगों के विकास के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए बना। और यह बना है 2 अप्रैल 1990 को, जिसका मुख्यालय बना हुआ है बताओ कहां? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो एक सिडबी के नाम से आया, SIDBI के नाम से आया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आया, जिसको मेनली फंक्शन दिया गया कि वो क्या करेगा, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है देश में उनके लिए काम करेगा। बताओ भाई। तो बात क्लियर हो रही है यहां तक? तो अब ये बात आपने याद रखी। इसी तरह से आपके पास एक बना NHB। अब NHB के बारे में क्या देखते हो आप, ये किसके लिए है? तो ये हाउसिंग यानी कि आवास, घरों के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए। तो हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए जो बनी है वो NHB है, बोलो हाँ या ना। और NHB जो बनी है हाउसिंग सेक्टर के लिए, ये बनी है 9 जुलाई 1988 को, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अभी संजय शुक्ला नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष है। जिस तरह सिडबी के अध्यक्ष का नाम है मनोज मित्तल, उसी तरह NHB के अध्यक्ष का नाम है संजय शुक्ला। एक बना है एक्जिम के नाम से, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करता है, यानी फॉरेन ट्रेड
विदेशी व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करता है। तो एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए जो फाइनेंस करने वाली संस्थान है हमारी, हम उसकी बात जब कर रहे हैं यहां पर, तो वो ये हुआ, ये बना है 1 जनवरी 1982 को, 1 जनवरी 1982 को मुंबई में है, और हर्षा बंगारी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि विदेशी व्यापार के लिए भी फाइनेंस करता है। इसका ये मतलब याद रखना है कि ये विदेशी व्यापार के लिए भी फाइनेंस करता है, इसी को आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहा है। बताओ भाई, बात समझ पा रहे हो आप? तो अल्टीमेट बात आपको समझ। अच्छा देखो, अब इसी तरह से हमारे पास एक आता है एनपीसीआई। अब एनपीसीआई का नाम से आपको आइडिया आना चाहिए किस बारे में बात कर रहा है। देश में जितने भी पेमेंट होती है, जितने भी पेमेंट होती है, जो भी हम पेमेंट करते हैं, उन पेमेंट का हेड कौन है? मतलब हम तो अपने बैंक से करते हैं, किसी को पैसा दिया, किसी से लिया। इस तरफ एग्रीकल्चर का हेड हो गया नाबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्री का हेड हो गया, उसी तरह से हमारे जो पेमेंट वाला सिस्टम है उसका हेड कौन है? तो अगर ये कहा जाए कि हमारे देश का जो पेमेंट वाला सिस्टम है उसका हेड कौन है, तो याद रखना, तो वो है एनपीसीआई। और ये बना है 2008 में। ठीक है, 2008 में मुंबई में है। तो ये सारी पेमेंट, जैसे आप यूपीआई वगैरह करते हो ना, कि आपने किसी को मोबाइल से लिया, क्यूआर कोड स्कैन करा, पैसे भेज दिए, एनईएफटी एक तरीका होता है, पैसे भेज दिए किसी के, तो ये सारा पेमेंट का सिस्टम ये कंट्रोल करता है। अच्छा, इसी तरह एक संस्था है बीबीबी, मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब ये क्या करता है? जितने भी सरकारी बैंक हैं, के जो अध्यक्ष बनते हैं, सरकारी बैंकों के जो अध्यक्ष बनते हैं, उनको चुनने का काम करता है, उनको सेलेक्ट करता है। तो सरकारी बैंकों के अध्यक्ष को चुनना, सेलेक्ट करना, ये किसका काम हुआ? तो आप कहोगे ये काम हुआ बैंक बोर्ड ब्यूरो का, बीबीबी का। ठीक। और ये बना है 2016 में, ये भी मुंबई में है। भानु प्रताप शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, लेकिन इसका काम आपको याद आ रहा है कि जितने सरकारी बैंक बने उनका अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को चुनता है ये। अच्छा, एक संस्था है डीआईसीजीसी। ये क्या है? याद करो, कुछ बताओ सोचकर इस बारे में, जो आपको लगता है आपको याद आ जाता है वो बताओ मुझे। चलिए, अब आपको याद आया नहीं मुझे लग रहा है, वरना तो आप जरूर रिप्लाई करते अब तक। देखो,
भाई ये तो मुझे आइडिया नहीं है भाई इस बात का। तो देखो ये हमारे बैंक में जो पैसा जमा है ये उसका बीमा करती है। जो भी पैसा बैंक में हम जमा करते हैं उसका बीमा करती है। और याद है आपको 5 लाख रुपए मैक्सिमम का, यानी मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बीमा करती है। और ये बनी है 1978 में, मुंबई में ही ऑफिस है इसका। यानी बैंक में जो पैसा हमने जमा करा उसका इंश्योरेंस जो होता है वो ये संस्था करती है, जिसका नाम क्या है, DICGC। बताएं भाई। तो लगभग लगभग ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक और बात समझिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन। अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है, मान लो आपको लगता है कि बैंक में ये चीज जो है ठीक नहीं हुई है, फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है। तो बैंक में आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ये संस्था करती है, बैंक समस्या का समाधान करने के लिए। ये आपकी 20 लाख रुपए तक की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई कर सकती है ये संस्था। इसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि सुनवाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करे। और ये लोगों को, ये जो ओम्बड्समैन यानी जो सॉल्व कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम, इन्हें RBI नियुक्त करता है। यानी इन लोगों की नियुक्ति RBI करता है। ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कोर्ट से पहले, कोर्ट के बाहर, कि भाई आपको कोर्ट ना जाना पड़े, यही प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए आपकी। इसलिए बताओ, समझ पाए बात आप इसकी? ओके। तो अब अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग काम बताए मैंने आपको। अच्छा, इसी तरह देखो एक संस्था है जिसका नाम है IRDAI। ये क्या करती है? अब हमारा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं देश में जितनी भी हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनियां कहलाती हैं, तो क्या कहोगे? बताओ जल्दी से। तो अब आप कहोगे सर ये क्या करती है? बीमा कंपनियों का रेगुलेटर है, क्षेत्र है। यानी जितना भी बीमा क्षेत्र है देश का उन सबका हेड, उनकी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बताओ, तो आप क्या कहोगे? ये कब बनी? 99 में। कहां पर इसका ऑफिस है? हैदराबाद का ऑफिस कहां है? हैदराबाद। तो सारी इंश्योरेंस कंपनियां इसके अंडर में होती हैं। इसे बनाने के लिए RN मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था, इसे बनाने के लिए। जैसे RBI ने बैंकों का हेड है, उसी तरह ये इंश्योरेंस का हेड है। तो अल्टीमेट हम ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें याद रखना होता है कि भाई हमें क्या क्या पढ़ा, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। ऐसे बहुत सारे आते हैं पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमारे ये। और हम ये भी याद रखते हैं सर इसमें, ऐसे इंस्टीट्यूट जो गरीबों को लोन देने के लिए बने उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। जो इंस्टीट्यूट हमारे गरीबों को ऋण देते हैं, गरीब परिवारों को ऋण देते हैं कम ब्याज पर, कम अमाउंट पर, तो गरीब परिवारों को ऋण देने के लिए जो इंस्टीट्यूट काम करते हैं ताकि गरीब परिवार को भी लोन मिल सके, 1 लाख रुपए से कम का ही देते हैं, पर दे सकते हैं 1 लाख से कम का। तो गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए तक मिल रहा है अगर, तो ये कम नहीं है ना भाई। तो गरीब परिवारों के लिए काफी है। और ये मिलता है वो भी कम ब्याज पर, कंसेशनल रेट पर, कम ब्याज पर मिलता है 36 महीने के लिए।
कि आपको 36 महीने यानी 3 साल में वापस करना है, और वो भी बिना कोई गिरवी रखे, बिना गिरवी के, बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के। मतलब सोना चांदी घर गाड़ी गिरवी नहीं रखना कुछ इसमें। अब ये जो सिस्टम है ना, ये लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे, आप मुझे बता सकते हैं क्या उनका नाम? वो व्यक्ति हैं बांग्लादेश के, और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड में से एक अवार्ड है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार वाला, वो ऑलरेडी उन्हें मिला हुआ है। तो जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल का शांति वाला पुरस्कार है, वो मिला है। तो आप जरा अंदाजा लगा के बताएं वो कौन हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? वो हैं मोहम्मद यूनुस। कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। जो इससे पहले, अभी जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश में, इससे पहले यही प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना के हटने के बाद ये केयर टेकर बने थे। अब वहां चुनाव हुए तो वहां नई सरकार, तारिक रहमान आई थिंक अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो बात हमारी क्लियर होनी जरूरी है। समझ पाए अगर आप लोग तो एक बार यस कहते हैं। बोलो भाई। अब इसी तरह देखो, अब वो सारे इंस्टीट्यूट जो हमारे बैंक नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट को जिन्हें बैंक नहीं मानते, बैंक नहीं है, बल्कि जिन्हें हम ये कहेंगे वित्तीय कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, पैसे का डील करती है पर बैंक नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के नाम आप जानते हो, मुथूट का नाम सबसे फेमस रहता हमेशा। अब ये वाले भी लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कहीं पैसा लगा सकते हैं, जमा करते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो लंबे टाइम के लिए आप पैसा रखते हो ना, 2 साल 5 साल 10 साल, जिसमें टाइम फिक्स होता है कि भाई इतने टाइम के बाद आओगे निकालने के लिए, ये टाइम डिपॉजिट भी करते हैं। यानी एफडी आरडी जो बैंक में खुलती है, तो ये टाइम डिपॉजिट जिसे एफडी आरडी कहते हैं वो करते हैं। लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट आप याद करो, सेविंग और करंट वाला जो हम आप खुलवाते हैं, जब चाहे जमा कर दिए निकाल दिए पैसे, वो वाला नहीं करते। और इनमें रखा पैसा जो होता है ना, इसमें अब जमा तो हो ही रहा है ना, और अगर ये डूब गया तो इंश्योरेंस मिलेगा क्या 5 लाख का? याद करो। तो मैंने आपको समझाया बताया हुआ है कि भाई इसमें नहीं मिलता ना। बताओ जल्दी से। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो। अब देखिए इसमें और क्या चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मेनली जो बैंकिंग का सेगमेंट है हमारा, ये सारे सेगमेंट को तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन के रूप में अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। लाइक जैसे आजकल हम ये कहें कि सर एटीएम के विषय में बात करें, तो एटीएम में एक तो बैंक लगाता है, जैसे कोई भी एसबीआई पीएनबी पंजाब नेशनल कोई भी बैंक। एक वो कंपनियां जो बैंक नहीं है वो भी लगा सकती हैं। तो अब एक जो बैंक लगाता है उसे ब्राउन कहते हैं, और जो बैंक नहीं लगाता उसे व्हाइट कहते हैं। ये सभी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो इसी तरह मेरे भाई बात समझो, हम ट्रांसफर की बात करते हैं, हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, है ना, हम बैंक में सुधार की बात करते हैं। तो जो हमारे देश में बैंक हैं, उनका बैंक में सुधार करने के लिए
बैंक में बदलाव करने के लिए याद करो 91 के समय और एक बार 98 के समय भी, 2 बार, यानी एक बार 91 में पहली बार और दूसरी बार 98 में बैंकिंग सुधार में, बैंकिंग में रिफॉर्म्स करने के लिए कार्य शुरू हुआ, कमेटी बनी और जो ये कमेटी बनी उसे कहते हैं नरसिम्हन कमेटी। तो पहली बार के सुधार करने का भी इसने ही बताया, दूसरी बार के लिए भी इसने बताया और इसने बहुत सारे सुधार करवाए। ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बैंकिंग सुधार कमेटी। तो बैंक में रिफॉर्म्स आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए, चेंज आने चाहिए और इसी ने कहा था सरकारी बैंकों की संख्या कम करो और प्राइवेट की संख्या को ज्यादा करो, क्योंकि जो सरकारी बैंक है अगर आप लगातार बड़ा बनाते जाओगे तो एक समस्या यह है कि वहां पर क्या होगा फिर कि सारे बैंक सरकारी होंगे तो घाटे में जाने की संभावना ज्यादा है। कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है तो जरूरी है कि आप प्राइवेट भी करें और विदेशी को भी परमिशन दें। मतलब इसके 3 मुख्य बातें क्या थी? सरकारी बैंक कम करें, सरकारी बैंक जो है उन्हें कम करें, प्राइवेट बैंक जो है उन्हें बढ़ाएं और जो विदेशी बैंक काम कर रहे हैं उनको परमिशन दे, उन्हें काम करने की फ्रीडम दे कि भाई वो काम कर सके, अपने उनको फ्रीडम दे काम करने के लिए, आने दे उन्हें। तो ये मुख्य बदलाव देखे गए देश में। और आज देखो ना आप, सरकारी 12 ही है लेकिन प्राइवेट 21 हैं और विदेशी 44 है, 44। तो आप सोच लीजिए ये सुधार भी हुए। तो इस तरह हम देखते हैं ना, बैंकिंग का जो कोर कंसेप्ट है वो हमने रिवाइज किया है आज के इस लेक्चर में और आप इसी तरीके से बार बार देखेंगे, बार बार हम रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स को लेकर। हर एक टॉपिक को मैं रिवीजन के रूप में कराऊंगा आपको, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो वो टॉपिक्स हमारे। हर एक टॉपिक का एनालिसिस हमें करना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, जब आप पैसा बैंक में रखते हो अपने नाम से, जैसे मैं या आप रखो, हम दोनों, तो उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं, उसमें ब्याज मिलता है हमें। हम पैसा रखते हैं और कुछ समय बाद हमें ब्याज मिलता है उसका। जो बिजनेस के नाम का है, जैसे मान लो कैरियरविल है, अब इस कैरियरविल के नाम का जो अकाउंट होगा वो करंट होगा और उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कोई। तो सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है लेकिन करंट वाले पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, मान लो मैंने 2 लाख रुपए जमा कर दिए बैंक में कि मैं 6 साल बाद लूंगा, ये होता है एफडी। एफडी मतलब एक बार जमा कर दिए, अब 6 साल बाद जाके वो ले लेंगे पैसा। एक होता है, मैंने कहा हर महीने में 2000 रुपए दूंगा 6 साल तक, हर महीने 6 साल तक 2000 रुपए दूंगा और फिर 6 साल बाद जो पैसा जमा हुआ मेरा और ब्याज बना वो ले आऊंगा, वो होता है आरडी। ये मेन होते हैं। एफडी मतलब एक बार देना, आरडी मतलब हर महीने जमा करना, सेविंग मतलब व्यक्ति का जिसमें ब्याज मिलेगा, करंट मतलब कंपनी का जिसपे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे बैंक में अलग अलग प्रकार के जो पैसे हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो होते हैं। तो जब आप इन चीजों को करेंगे ना तो आप अच्छे से, इसलिए मैं कहता हूं आप रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज करते रहेंगे, चीजें अपने आप अच्छी होती रहेंगी। ठीक है, तो बस इनको ध्यान में रखें, इन सबको करते रहें लगातार। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगले सेगमेंट के साथ, अगले रिवीजन के साथ कल। तो कल आप लोग भी जुड़ जाइए। देखो, आपका फायदा तभी है ना रिवीजन का, जब आप पढ़कर आए हो और मैं आपको थोड़े से समय के अंदर 40-45 मिनट के टाइम पीरियड में मैं आपको सारी कहानी दोबारा से सुनाऊं एक बार। तो कल मैं पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर बाजार। तो आरबीआई और मनी हमने कल किया था, बैंकिंग आज कर लिया, कल शेयर बाजार कर लेंगे और अगले सप्ताह में भी क्लास करेंगे इसी तरह से। तो लगभग 10-12 क्लास बहुत है पूरा रिवीजन करने के लिए। भाई रिवीजन करने के लिए तो 10-12 क्लास काफी होती है ना आपके लिए। तो फिलहाल इस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।